हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम पिछले वीडियो में प्रतिबिंब बता चुके थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बताए थे ना। तो प्रतिबिंब के लिए कितने किरण की आवश्यकता होती है ये भी बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो पहले आप उस वीडियो को जाकर अच्छे ढंग से देख लें। तो क्या बताए थे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर सवाल उठता है कि सर प्रतिबिंब के लिए कितने किरण की आवश्यकता होती है। तो प्रतिबिंब के लिए मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। एक किरण से कभी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजता है, 2 हाथ की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां से आया प्रकाश की किरण, बोले हाँ, रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इधर आ गया, यहां से ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हो गया, यहां गया, यहां पे जो है प्रतिबिंब का निर्माण किया। फिर एक मन में सवाल चल रहा होगा कि सर प्रतिबिंब को कितने भाग में बांटा गया है और इसमें क्या क्या अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब को 2 भाग में बांटा गया, एक वास्तविक, दूसरा आभासी। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक भी है। और अब हम समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, देखिएगा, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब वास्तव में नहीं मिले तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में नहीं मिलेगा तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा, जबकि इसमें जो होता है सीधा बनता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों दोनों में अंतर बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं अब हम समतल दर्पण की ओर। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप पहले पढ़ चुके थे कि समतल दर्पण जो होता है क्या होता है था, इसमें जो परावर्तक सतह होता था वो एकदम समतल होता या सपाट होता था, ये पढ़ा चुके थे। अब ध्यान से देखिएगा ध्यान से, ये एक समतल दर्पण है, बोलेंगे हाँ, यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, अब प्रतिबिंब ये साइड है। तो ध्यान से देखिएगा, समतल दर्पण में जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण से पीछे, मतलब यदि वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा। मान लिया जाए आप यहाँ खड़ा है, बोले हाँ, ए बी के पास आप खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। तो आप कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कहाँ बना है पीछे, देखने का कोशिश क्यों कीजिएगा, दर्पण के तो पीछे बनेगा ही बनेगा। तो क्या बोले, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जितना दूरी पर दर्पण से आगे कोई वस्तु है, सुनिएगा ध्यान से, दर्पण से आगे जितना दूरी पर कोई वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर उससे पीछे बनेगा। मान लिया जाए यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2 मीटर है तो इसका प्रतिबिंब भी इसके पीछे 2 मीटर पर बनेगा। यदि ये 4 मीटर है तो इधर भी 4 मीटर पर बनेगा। देखिए, वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ये 4 को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, आभासी एवं सीधा, U बराबर भी प्रतिबिंब जो बनेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, प्रतिबिंब जितना बड़ा, वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। देखिए लिखा होगा,
मतलब वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब के आकार। और दूसरी बात याद रहेगा, इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा। मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर ये पार्श्व परिवर्तन जो आप लिखे हैं ये क्या है? अरे भाई, इसको भी हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप देखे होंगे, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है और यहाँ पे आर लिखा हुआ है। तो समतल दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और यही क्या है? पार्श्व परिवर्तन है। आप देखे होंगे एम्बुलेंस सभी में एम्बुलेंस जो लिखा होता है, क्या बोले, एम्बुलेंस के गाड़ी में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो सीधा सीधा एम्बुलेंस नहीं लिखा रहता है, वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? तो देखिएगा ध्यान से, यदि पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रहा है और आगे आगे आप बाइक से जा रहे हैं तो आपका बाइक में जो साइड मिरर होता है उसमें एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। इसीलिए उसमें जो होता है एम्बुलेंस के गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है। उल्टा लिखा होने के कारण आपका साइड मिरर में वो सीधा दिखाई देगा। और जब सीधा दिखाई देगा तो लगेगा कि भाई पीछे से एम्बुलेंस आ रहा, तुरंत साइड दो, तब ना। और यदि सीधा लिखा हुआ रहता तो आप अपने साइड मिरर में पढ़ पाते क्या लिखा है, तो आप साइड भी नहीं देते। इसीलिए एम्बुलेंस में जो होता है एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि आप अपने साइड मिरर में देखें कि कौन गाड़ी पीछे से आ रहा है। उल्टा लिखा हुआ रहेगा आपका साइड मिरर में, एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा और आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा और तुरंत आप क्या कर दीजिएगा, साइड दे दीजिएगा। यही है आपका पार्श्व परिवर्तन। आर देखिए सीधा लिखा हुआ तो इसमें दर्पण में उल्टा आ रहा, यदि आप यहाँ उल्टा लिखिएगा तो यहाँ आएगा सीधा। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से आपका दिमाग में घुस गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि सर गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, मतलब गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में देखिएगा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, प्रधान अक्ष, द्वारक, मुख अक्ष, फोकस दूरी, ये सभी होता है। ये है वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव, ये भी है ध्रुव, ये वाला अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। आपको पता है यदि बाहर साइड यदि रंगा है तो अवतल, अंदर और रंगा है तो उत्तल। यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ये पूरा जो लाइन है प्रधान अक्ष, पीछे वाला जो है रंगा हुआ का अपोजिट साइड परावर्तक सतह। एक वर्ड को समझाने का कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिएगा गोलीय दर्पण, क्या बोले, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोले, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं सर वक्रता त्रिज्या क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके त्रिज्या को, मतलब यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये दोनों, कोई दिक्कत है। अब आते हैं सर ध्रुव क्या है। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसके बीच वाला जो मध्य बिंदु होता है उसी को ध्रुव कहते हैं। इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये दोनों पी जो है मेरा क्या ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर आते हैं सर प्रधान अक्ष क्या है। तो देखिएगा ये है सी, ये है पी, ये है पी। तो देखिएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं, या सरल रेखा को। कोई दिक्कत है, ये वाला जो रेखा है वही है प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। आते हैं द्वारक, परावर्तक सतह के सीमा रेखा को हम द्वारक कहते हैं, या
जितने दूरी तक आप अपने आप को देख सकते हैं उस दूरी को क्या कहते हैं, द्वारक। ध्यान से देखिए, यदि ये आपका दर्पण है, बोले हाँ सर, तो जितना बड़ा दर्पण है परावर्तक सतह उतना ही बड़ा होगा ना। मान लिया जाए पीछे रंगा है, ये है दर्पण, तो आप अपने फेस को यहां से लेकर यहां तक दूरी तक ही देख सकते हैं, और जितना दूरी तक आप अपने फेस को देख सकते हैं उतने ही दूरी को परावर्तक सतह के सीमा रेखा कहते हैं। मतलब जितना दूरी तक आप अपने फेस को देख सकते हैं वही आपका क्या हुआ, द्वारक। तो परावर्तक सतह के सीमा रेखा को द्वारक कहते हैं। मान लिया जाए ये दर्पण है, बोले हाँ, आपका फेस बगल में दिखाई देगा, बोलेंगे नहीं सर। कहां तक दिखाई देगा, जहां तक आपका परावर्तक सतह है। तो द्वारक भी समझ में आ गया। अब आते हैं सर मुख्य अक्ष। तो ध्यान से देखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर देखिएगा ध्यान से, ये है अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये है प्रधान अक्ष, ये वाला बीच वाला भी प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समांतर, ये है प्रधान अक्ष, समांतर लाइन, प्रधान अक्ष के समांतर आते ही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम मुख्य फोकस करते हैं। तो देखिएगा, यहां आया किरण, यहाँ पे आ गया, यहाँ से आया किरण, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, ये हो गया मुख्य फोकस। और इसमें मुख्य फोकस देखिए पीछे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यहाँ रियल में मिल रहा है, यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब मन में सवाल चल रहा होगा, एक जगह नहीं रहने का कारण एक चीज और छोड़ दिए, मुख्य फोकस बोले हाँ। अब आते हैं फोकस दूरी। ध्यान से देखिएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, ध्रुव से, एक और स्टेप लिख लीजिएगा, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, सुनिएगा, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार के वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज से प्लीज आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।